हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, कि कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जिनको आप एलिमिनेट करते हो, रिमूवल करते हो उनका। तो देखो, इसमें सिर्फ आप ही नहीं हो, सारे वर्टिब्रेट्स होंगे भाई। ठीक है, तो देखो, एक होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तीन जो हैं ये मेजर होते हैं भाई। ये क्या होते हैं? मेजर होते हैं। देखो, इनको ना अपन आगे डिटेल से और देख रहे हैं, तो एक बार इनको ना सिंपली रीड कर लेते हैं अपन एक बार के लिए। मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रेट बाय एनिमल्स, यानी ये तीन होते हैं जिनको जनरली ज्यादा करा जाता है। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट्स एलिमिनेशन। यानी ये कह रहा है भाई कि अमोनिया होता है ना, बहुत जहरीला होता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है? बहुत जहरीला। वैसे अपन इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो उसकी रिमूवल के लिए उतना ही ज्यादा वाटर भी चाहिएगा। तो अमोनिया कौन एक्सक्रीट करेगा? थ्योरेटिकली आप बात करें तो भाई जितना ज्यादा जहरीला टॉक्सिक, उतना ज्यादा पानी उसके लिए रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड। तो जो पानी में रहेंगे वही करेंगे ना। ठीक है, whereas uric acid being least toxic can be removed with the minimum loss of water। तो जो यूरिक एसिड होता है वो मिनिमम टॉक्सिक होता है। अगर तीन की वो उसमें कंपैरिजन करें तो यूरिया होता है वो मिड होता है। तो वो टेरिस्टेरियल एनिमल्स करते। तो देखो, फर्स्ट है अमोनोटेलिक्स। कौन से? अमोनोटेलिक्स। तो देखो, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स एक्सक्रेट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अमोनिया। ध्यान रखना भाई कि अमोनोटेलिक कौन कहलाएंगे? जो अमोनिया का एक्सक्रेट करते हैं। और वो कौन से करेंगे? अभी अपन ने बात करी कि एक्वेटिक होंगे ना, वो करेंगे। ठीक है, कौन से? एक्वेटिक यानी जलीय प्राणी। जलीय प्राणी होंगे वो इसका एक्सक्रेशन करेंगे भाई। द वाटर सोल्यूबल अमोनिया मोलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। यानी बॉडी सरफेस से भी ये क्या हो जाता है? डिफ्यूज हो जाता है भाई, है ना। इनफिसेज मोस्ट ऑफ अमोनिया, लॉस्ट ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयंस NH4+ अक्रॉस गिल एपिथेलियम। तो देखो, इसका मतलब यही नहीं है कि वो अमोनिया का उत्सर्जन क्या कर रहे हैं, यूरिन के थ्रू कर रहे हैं भाई। वो गिल्स की जो एपिथेलियम होता है उसके थ्रू भी उसका क्या कर देते हैं, वो उत्सर्जन सर गिल्स के थ्रू। भाई देखो, जैसे अपन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई एक फिश है। ये कोई क्या है? एक फिश है। अपन इसको जनरली ऐसे बना देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ये अपन ने एक फिश बना दी। यहाँ पे उसमें ना गिल्स होते हैं भाई, ऐसे 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 क्या होते हैं वहां पे? गिल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका ना एक गिल्स निकाल लेता हूँ। मान लो मैंने ये एक निकाल लिया। ऐसे ये बहुत सारे होते हैं भाई, है ना। इस पे ये सेल होंगी, एपिथेलियम होगी इसके ऊपर। क्या होगी यहाँ पे? इसके ऊपर एपिथेलियम होगी। तो देखो, यहाँ पे जो वाटर पड़ा है ना, तो यहाँ पे वाटर प्लस NH3 है, अमोनिया। क्या है यहाँ पे? NH3 अमोनिया। तो इसकी लेयर से, यहाँ सरफेस से भी ये क्या हो जाएगा भाई? रिमूवल हो जाता है इसका। इसका क्या हो जाता है? रिमूव। तो पानी देखो, गिल्स का काम ये है कि उनकी बॉडी में पानी जा रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन है उसको तो यूज कर लेते हैं, बाकी वो उससे क्या निकाल देते हैं? पानी को वापस से बाहर निकाल देते हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगा भाई? अमोनिया का निष्कासन हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। लोस्ट अमोनियम आयन अक्रॉस गिल्स एपिथेलियम NH4+। ठीक है, ओके। मोनोटेलिक एनिमल्स आर टोलेस्ट मॉडर्न बोनीफिश एक्वाटिक एम्फीबियंस। ये आपको एग्जांपल याद रखने भाई। एक्वाटिक रेप्टाइल्स और एक्वाटिक इंसेक्ट, ये भी क्या करते हैं भाई? अमोनिया का उत्सर्जन। यूरियोटेलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। एनिमल्स लाइक मैमल्स मैनी टेरेस्टेरियल। भाई मेनली तो क्या होंगे? टेरेस्टेरियल होंगे। ध्यान रखना, जो स्थलीय प्राणी होते हैं, जमीन पर रहने वाले होते हैं। मैराइन फिश एक्सक्रेट यूरिया, ये भी ध्यान रख लेना। मैराइन फिश भी क्या करती हैं? एक्सक्रेट यूरिया करती हैं भाई। क्यों करती है मैराइन फिश? वो तो पानी में रहती हैं भाई, पानी में रहती हैं, लेकिन उनको ना वाटर का कंजर्वेशन करना है, वाटर का संरक्षण करना है, जलीय संरक्षण करना है। क्यों? क्योंकि बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, वो कैसा है उसके सामने?
उसके सामने जो एनवायरनमेंट है वो है ज्यादा ओस्मोलरिटी वाला, ठीक है। ओस्मोलरिटी उसकी क्या है, ज्यादा है, तो पानी तो वैसे ही बाहर जा रहा है, तो उसको तो पानी को क्या करना होता है, बचाना होता है। तो इसके लिए वो भी क्या करती है, यूरिया उत्सर्जन। ध्यान देना कि जो स्वच्छ जल या फिर मीठे जल में जो रहते हैं ना, वो तो क्या करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन, क्योंकि पहले ही पानी बहुत है तो घोल घोल के बाहर निकालो गिल्स के थ्रू। मछलियों की बात कर रहे हो तो, है ना। अदरवाइज और मैराइन फिश की बात कर रहे हो तो पानी की उसके पास एक्चुअल में कमी है, ठीक है। एक्वाटिक रेप्टाइल्स, एक्वाटिक इंसेक्ट, यूरोटेलिक भी चल रहे थे ना अपन तो। हाँ, एम्फीबिया, मैराइन फिश एक्सक्रेट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरोटेलिक, यानी जो भी यूरिया का उत्सर्जन करेंगे यूरोटेलिक कहलाएंगे। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म यूरिया इन द लीवर, ये अपन आगे जाके इसको बताने वाले हैं कि यूरिया कैसा बनता है। These animals and release into blood which filtered excrete out of kidney. Excretion urea is beneficial for animals in ammonia because region। अब देखो ये कह रहा है कि यूरिया का उत्सर्जन तो किसमें हो गया, मतलब फॉर्मेशन तो किसमें हो गया भाई यूरिया का, लीवर में। लीवर के थ्रू ब्लड में जा रहा है, ब्लड के थ्रू किडनी में जा रहा है, वहां से ही छन जाता है, ठीक है। यूरिया कैन टॉलरेट मच मोर कंसंट्रेशन फ्रॉम द बिकॉज इज टॉक्सिक देन अमोनिया। ये कह रहा है कि भाई आप देखो 1,00,000 टाइम क्या होता है, ये कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से, ठीक है। यानी अमोनिया यूरिया से 1,00,000 गुना ज्यादा जहरीला होता है भाई, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, यूरिया एक्सक्रेट हेल्प इन सेक्रीफाइस लेस वाटर। भाई कम वाटर में क्या कर सकते हो आप, यूरिया को निकाल सकते हो। डिस्पोजिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट इन मैमल्स यूरिया इज एक्सक्रेटेड बाय किडनी, ठीक है। However, entire ammonia produced not excreted immediately, but some portion retained in kidney for osmoregulation, important for water absorption, reabsorption। ऐसा कह रहा है कि यूरिया का ना प्रॉपर आप पूरा उसका ना एक्सक्रेट ही नहीं कर देते हो, कुछ रिटेन भी कर लिया जाता है वापस से। वो किसके लिए होता है, किडनी में ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए, कि यानी वाटर का आप क्या कर सकते हो, वापस से रीएब्जॉर्प्शन करवाते रहो। सार्क रिटेन सम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रोड्यूस बैलेंस ओस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड विद सराउंडिंग सी वाटर। यूरिया हेयर एक्ट एज ओस्मोलाइट। देखिए सार्क होती है वो यूरिया का वैसे भी है, वो करती है ना। ऑर्निथिन साइकिल देखो ये है, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल कहते हैं, इसके थ्रू क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है। तो आप तो ये याद रखो, ये यूरिया का फॉर्मूला बताया हुआ है भाई। देखो दोनों तरफ NH2 है और ये COO लगा दिया, सीधा सिंपल सा बायो के हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 2 अमोनिया का मोलिक्यूल और 1 वाटर मोलिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं, यूरिया बना देते हैं। ये यूरिया है भाई, ये एक साइकिल चल रहा है प्रॉपर, जो अपने को ध्यान रहना चाहिए। बाकी ऐसा कोई ज्यादा बड़ा सीन है नहीं, इतना बड़ा ज्यादा याद बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए इतना कि तुम इसको ना पूरा रटो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अपन देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। देखो भाई इसमें ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अभी ये तुम्हारे इतने ज्यादा काम की है नहीं कि कौन कौन से होते हैं। और भी होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिन होता है, ठीक है। लेकिन अभी अपन चल रहे हैं कि कौन कौन से जो ये हैं एनिमल्स, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। चाहो तो आप एक बार ये भी देख लो कि एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। तो देखो एक होते हैं अमोनोटेलिक, यानी जो अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। एक होते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिया का सिक्रेशन करते हैं। और एक होते हैं यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। तो देखो एक्सक्रीटरी मैटर तो क्या रहता है, अमोनिया। यूरिकोटेलिक में यूरिया, और इसमें क्या रहता है, यूरिक एसिड। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा अमोनिया जहरीला है तो वाटर के लिए अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिएगा आपको, वाटर चाहिएगा। लेस अमोनिया से और सबसे कम किसमें चाहिएगा, यूरिकोटेलिक में। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन, देखो ये तो बाय डिफ्यूजन होता है। बाय किससे होता है, ये डिफ्यूजन होता है। अगर मछलियों की बात करोगे तो गिल्स की जो एपिथेलियम है उससे हो जाता है ये, ठीक है। और ये तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन देखो लीवर में तो अमोनिया प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, ठीक है। अब देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच फिल्टर्ड एंड एक्सक्रेटेड। अपन बता चुके हैं बताइए ये सारी चीजें, ठीक है। टॉक्सिसिटी सबसे हाई रहती है, अमोनिया से कम रहता है, ये सबसे कम रहता है। टैडपोल, एक्वाटिक इंसेक्ट, ठीक है। और बर्ड्स होंगे, देखो बर्ड्स के पास ना पानी की कमी रहती है। वो अगर मान लो उड़ के जा रहा है कहीं पे, तो वहां पे पानी कहाँ से आएगा। जब पानी नहीं आएगा तो उसको तो ऐसा चाहिए ना कि जो उसके लिए हार्मफुल भी नहीं हो और आसानी से जो बन रहे हैं यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट, उनका क्या भी हो जाए, एलिमिनेशन भी हो जाए, ठीक है। ओके
अब जो अपना एक टॉपिक है ये अच्छा वाला टॉपिक है भाई, अच्छा वाला इन द सेंस इससे क्वेश्चन आते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं एनिमल्स में। तो देखो सबसे प्रिमिटिव होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो देखो नेफ्रिडिया, मेलपीजियन, ग्रीन ग्लैंड और किडनी, तो ये किस किस में क्या क्या मिल रहे हैं। तो देखो प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रेटरी होता है ये, है ना, और फ्लेम सेल, इनको मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स और इनको ये भी बोलते हैं भाई। इसके एग्जांपल क्या है देखो, प्लेटिहेल्मिन्थेस P4P याद रख सकते हो। वो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है वो किस में मिलता है? प्लेटिहेल्मिन्थेस में, रोटिफर्स में, सिफेलोकोडेट्स में, यानी इसका एग्जांपल है एम्फियोक्सस। ठीक है। नेफ्रिडिया किस में मिलता है? जैसे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट में मिलते हैं भाई मेनली तो, और इसका स्पेशल करोगे तो कॉकरोच। ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स, क्रेस्टकस, प्रॉन, किडनी तो ये ऑल वर्टिब्रेट्स में किडनी तो मिलती ही है। ठीक है। अब देखो ये अपन पहले भी कर चुके हैं कि वाटर कितना परसेंट रहता है, 95, यूरिया 2.6%, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन 0.3, अमोनिया भी बेटा 0.3, हिप्यूरिक एसिड भी 0.3। तो देखो ये तो इनको छोड़ दो आप, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया और वाटर ये ज़्यादा मिल रहे हैं, बाकी सारे 0.3 मिल रहे हैं। अमाउंट 1 से 1.5 लीटर यूरिया बनता है भैया पर डे, यूरिन बनता है, सॉरी यूरिया नहीं, यूरिन। और इसका कलर येलो पेल होता है जो किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से रहता है। एवरेज कितना यूरिया रहता है? 25 से 30 ग्राम पर डे अपन रिलीज करते हैं। पीएच 6 पीएच रहती है भाई उसकी। अब देखो कुछ डिजीज है यहाँ पे, देखो ओलिगो यूरिया, जहां पे भी ओलिगो नाम आए ना, ओलिगो, तो ओलिगो मतलब होता है लेस, यानी कमी हो रखी है भाई किसी चीज में। तो ओलिगो यूरिया यानी भाई यूरिन में क्या है? प्रोडक्शन यूरिया का कम है या यूरिन का कम है। एनी यूरिया यानी भाई यूरिया यहाँ पे NH3 का नाम नहीं है भाई, या फिर NH2 और COONH2 वो वाला यूरिया नहीं है, ये यूरिन से रिलेटेड टर्म है। तो भाई अगर एन यूरिया का मतलब ये हो रहा है कि यूरिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, पोली यूरिया का मतलब ज्यादा हो रहा है। देखो एन यू यानी नहीं और पोली मतलब ज्यादा। ठीक है। अब देखो पोली यूरिया कैसे हो सकता है, यूरिन का ज्यादा फॉर्मेशन कैसे होता है? देखे एक होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अगर इसका सिक्रेशन कम हो रहा है भाई तो ये तो फिर ज्यादा बनेगा ना, क्योंकि इसका काम तो क्या था? वाटर का एब्जॉर्प्शन, अब ये नहीं हो रहा, हो सकता है डायबिटीज हो। ठीक है, इससे भी होता है। ग्लाइकोसूरिया, अब देखो इसमें क्या होता है कि हो सकता है ग्लूकोज क्या हो भाई यूरिन में एक्सक्रेट हो रहा हो, तो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हो सकता है। ठीक है। या फिर इंसुलिन की रिलेटेड बीमारी है, इसके बारे में अपन डिटेल से जब इनके संबंधित वो आएंगे तभी बात करेंगे। अभी इतना बस एक बार के लिए इनको लाइक रीड मान लो आप तो, कि ग्लाइकोसूरिया में किसकी एक्सक्रेशन किसका होता है? तो ग्लूकोज का होता है यूरिन के थ्रू। ऐसे बस एक बार याद रख लो। यूरेमिया, भाई इसमें क्या हो रहा है कि यूरेमिया यानी एक्सिस में यूरिया जा रहा है किसमें? यूरिन में भाई। कैल्कुलाई एंड कास्ट, तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट और सल्फेट, ये क्या करते हैं यूरिन में? आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ना उसमें इनका थिकनिंग हो जाती है, जमाव हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है। तो यूरिन के जो एक्सक्रेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, पेन वगैरह होते हैं, इसमें देखेंगे आगे अभी। हीमेटोन्यूरिया, हीमेट मतलब ब्लड, तो एक्सक्रेट ऑफ ब्लड थ्रू यूरिन, या यूरिन के थ्रू क्या देंगे बेटा? ब्लड देंगे। इसको ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं, इसको क्या भी बोलते हैं? ब्लैक वाटर फीवर। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है। डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस का मतलब ये होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। डिसयूरिया यानी ये पेनफुल मिक्सचुरेशन, यानी यूरिन रिलीज कर रहे हैं उस टाइम पे पेन ज्यादा होता है। एक और प्रोटीन यूरिया, नाम से लग रहा है भाई, इसको तुम बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि एक्सिस प्रोटीन है ना। एल्ब्यूमिन यूरिया यानी एल्ब्यूमिन ज्यादा मिल रहा है। कीटोन यूरिया यानी कीटोन बॉडी मिल रहे हैं यूरिन में। हीमेनोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स है। नेफ्राइटिस, देखो जहां पे भी आइटिस लगा हुआ मिले ना इसका मतलब स्वेलिंग आई हुई है। ठीक है। तो नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन के ऊपर स्वेलिंग आई हुई है भाई। ठीक है। तो देखो एक होता है रीनल फेलियर, चलो यहाँ पे देखते हैं अपन आगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ किडनी
डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो पहला अपन ने लिखा है भाई क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, यानी मान लो आपकी किडनी क्या हो गई है, फेल हो गई है। देखो फेल होने का मतलब क्या होता है कि किडनी का काम क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन करना होता है, यूरिन को एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है, यूरिन बनाना होता है और उसको क्या करना है, एक्सक्रीट करना, ब्लड को फिल्ट्रेट करना होता है, यानी फिल्ट्रेशन बनाना होता है। अगर ये काम प्रॉपर नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हो गया, वो फेल हो गई। भाई तुम्हारा काम मान लो पढ़ना है, अगर तुम प्रॉपर पास नहीं हो रहे हो, नीट क्लियर नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम वहां पे क्या हो गए हो, फेल हो गए हो, ठीक है। तो यही है सेम, इसको बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर, ठीक है। यूरिमिया यानी इसमें क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज ब्लड यूरिया इन लेवल। यूरिमिया ही तो होगा जब आपकी किडनी फेल हो गई, किडनी का काम है क्या, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, और वो ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किडनी फेल हो गई, यानी यूरिमिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा भाई आपको, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, देखो हेमोडायलिसिस में क्या होता है, एक चैम्बर होता है, एक क्या होता है, देखो एक आदमी को सिंपली लिटा दिया जाता है, वहां पे एक मशीन रहती है, मशीन में एक अपन अपनी आर्टरी से एक ट्यूब जोड़ देते हैं उससे, यानी ब्लड उसमें से जा रहा होता है, उस चैम्बर में जा रहा होता है। अब देखो ये मान लो यहाँ पे मैंने आर्टरी से जोड़ दिया और इससे ब्लड जा रहा है एक चैम्बर में। अब मैंने चैम्बर में डायलेटिक कुछ फ्लूइड भर दिया है, ठीक है, क्या भर दिया मैंने, उसमें कुछ फ्लूइड भर दिया। अब उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, उसमें क्या नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, बाकी उसकी ओस्मोलरिटी ब्लड की और जो चैम्बर में फ्लूइड भरा हुआ है इसकी ओस्मोलरिटी क्या रहती है, सेम रहती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं नाइट्रोजनस वेस्ट अगर इसमें भी भर दूंगा ओस्मोलरिटी मेंटेन रखने के लिए, तब तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड के जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उसमें जाएंगे नहीं, ठीक है। अब वहां से मैं ब्लड गुजारता हूं तो उसमें ना बहुत सारी कोल्ड ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, कोल्ड क्या होती है, ट्यूब्यूल्स जो सेफ्लॉन की बनी होती है, ठीक है, सेलोफेन की बनी होती है, सॉरी, इसकी सेलोफेन की बनी होती है, यानी उससे क्या कर सकता है भाई, जो फ्लूइड है वो आसानी से छन सकता है, ठीक है, बारीक बारीक उसमें पोर होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें निकल सकते हैं। अब बार बार वो ब्लड उधर से जा रहा है आ रहा है तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाते हैं और अपना ब्लड क्या हो जाता है, वहां पे फिल्ट्रेट हो जाता है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से निकल जाते हैं। किडनी का काम क्या कर रहा हो, बाहर कर रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, हीमोडायलिसिस कहते हो। चलो इसको देखते हैं। देखो पहले क्या हुआ था, आपकी किडनी फेल हुई, फिर यूरेमिया हो गया, यानी यूरिन में यूरिया ज्यादा हो गया, तो आपको क्या करवाने की जरूरत पड़ी बेटा, हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो देखो ये अपन ने बताया कि 17 से 30 mg होता है 100 ml ब्लड में, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो देखो ये एक आर्टरी है, इससे अपन ने ये ट्यूब जोड़ दी है भाई, लेकिन आपने इसमें पहले मिलाया है हिपेरिन। अब हिपेरिन क्यों मिलाते हो, देखो अपने बॉडी है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, तो इनमें ब्लड का क्लॉट जनरली होता नहीं है, ठीक है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसको ब्लड बाहर निकालो, जैसे मान लो चोट ही लगी तो तुरंत क्लॉटिंग हो जाती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्लॉटिंग तो हो सकती है। तो क्या करते हैं, क्लॉटिंग से बचने के लिए अपन बाहर ट्यूब जो लगाई है उसमें एक हिपेरिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर उसमें हिपेरिन डाल देते हैं। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, यानी ये थक्का नहीं बनने देता, ठीक है। अब वो कहां से गुजर रहा है, देखो ये यहाँ से गुजर रहा है, तो ये देखो डायलिसिस चैम्बर है, ये क्या है अपना डायलाइजिंग चैम्बर है भाई, ठीक है। तो देखो इसमें ये देखो अपन ने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, यानी कोल्ड कर दिया, ऐसे बहुत सारी होती हैं ये कोल्ड, तो ये इसको डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, और ये जो चैम्बर है इसको डायलाइजिंग चैम्बर बोलते हैं, ठीक है, अपन बता चुके हैं ये। अब देखो इसका कंपोजिशन भी बता चुके हैं अपन, इज सेम एज ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, एक्सेप्ट इट डू नॉट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। ये किस लिए होता है, अब देखो यहाँ से ये ब्लड छन गया, तो इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें निकल गई है बेटा, इसका रिमूवल हो गया है इस चैम्बर में। अब ये चैम्बर है, ये अपन इसका जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसके ब्लड में कितना ज्यादा वेस्ट है, ठीक है। अब बाद में इसको दे देते हैं अपन एक इंजेक्शन वापस से एंटीहिपेरिन। अच्छा इससे पहले ना इसका टेम्परेचर भी क्या करते हैं अपन, कम करते हैं, इसको ना टेम्परेचर 0 डिग्री पे लेके आते हैं अपन, जब इस मशीन में लेके जाते हैं ना ब्लड को, तो कहां पे लेके आते हैं, 0 डिग्री पे
ये भी एक रीजन है कि इसमें भी क्लोटिंग हो सकता था, इसलिए हिपेरिन डाला। अब वापस से एंटीपेरिन, वरना तो फिर अंदर जाके भी क्लोट नहीं करेगा नेचुरली भी, ठीक है। और वापस इसका टेम्परेचर 36 या 7 पे लेके आते हैं बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक होता है देखो एक्यूट रीनल फेलियर, यानी अब ये इतना भयंकर फैल है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन से काम नहीं चला सकते हो, यानी हेमोडायलिसिस से काम नहीं चला सकते हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलग चीज है, सॉरी मैंने गलती से बोला है, और हेमोडायलिसिस अलग चीज है। हेमोडायलिसिस में आप ब्लड को छानते हो, ट्रांसफ्यूजन में आप ब्लड ही चेंज करते हो, ठीक है। अब देखो, अब ज्यादा दिक्कत होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। तो किडनी के लिए आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक रिसिपिएंट तो पड़ा ही है बेचारा हॉस्पिटल में पेशेंट, तो आपको डोनर ढूंढना पड़ेगा। डोनर ढूंढोगे आप, ठीक है। तो डोनर क्या होना चाहिए, उससे ना कुछ मैचिंग होनी चाहिए अपने, यानी सबसे पहले तो अपना खुद का क्या होता है, सिबलिंग होना चाहिए, ठीक है। यानी एक ही माँ बाप से पैदा हुआ, हो सके जुड़वा हो तो सबसे बेटर, अदरवाइज भाई बहन हो, फिर माँ बाप हो, फिर कोई क्लोज रिलेटिव हो, फिर कोई अदर होता है ना, ये इनका सिक्वेंसिंग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो अपनी जो बॉडी है, यानी अपना जो इम्यून सिस्टम है, वो नकार देता है उन चीजों को कि भाई ये तो कोई फॉरेन पार्टिकल है, ये जो सेल आई है ये फॉरेनर हैं, तो उनको वो फॉरेनर समझ के, यानी एंटीजन समझ के उनको अपनी एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी उसको क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं भाई, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, देखो डोनर क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू मैचिंग होता है एक MHC, देखो एक होता है HLA, एक होता है जैसे MSC का मतलब हो गया यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, है ना। इनका मैच करवाते हैं, यानी ये क्या होता है कि अपनी जो सेल्स होती हैं तो उनके ऊपर कोई एक ना, जैसे मान लो ये कोई सेल है तो इनके ऊपर कोई एक एंटीजन होता है, इनके ऊपर क्या होता है, एंटीजन। तो उनको मैच करवाना होता है कि भाई तुम ना थोड़ा देख लो तुम्हारा वाला ही है कि नहीं है ये, ठीक है ना। डायरेक्ट बात हम बात करते, तो अपन इस पर डिटेल पे नहीं जा रहे, क्योंकि जो एंटीबॉडी पड़ी थी उस टाइम पे वहां पे प्लांटेशन पड़ा था, वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो भाई देखो डोनर और एक रिसिपिएंट, तो डोनर ने क्या कर दिया अपनी किडनी रिसिपिएंट को। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अपना इम्यून सिस्टम है ना, ये प्रॉब्लम करता है, जो भी आपने बताया कि MSC अगर मैच नहीं हुआ, ठीक है, HLA मैच नहीं हुआ, तो उसके लिए उसको इम्यूनो सप्रेशर दिए जाते हैं। पेशेंट को क्या दिए जाएंगे, इम्यूनो सप्रेशर। इम्यूनो सप्रेशर क्या होता है कि वो अपनी एंटीबॉडीज कहती है कि भाई रुक जाओ तुम, उसको सप्रेस करने के लिए, ठीक है। कुछ क्या दिए जाते हैं वहां पे, इम्यूनो सप्रेसर, जैसे साइक्लोस्पोरिन वगैरह। द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट में डिस्ट्रॉय द किडनी ऑफ डोनर, अभी बताया अपन ने। द रिसिपिएंट हैज टू कीप टू इम्यून सप्रेसर ड्रग्स। एक तो देखो साइक्लोस्पोरिन है मेनली, तो ये याद रखना ना। एक होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, देखो भाई ग्लूकोकोर्टिकोइड और ये जो स्टेरॉइड, साइक्लोस्पोरिन भी क्या है, एक स्टेरॉइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी क्या है, स्टेरॉइड है। तो जब भी जैसे मान लो एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी में भी क्या होता है कि अपनी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो थोड़ा हाइपर हो जाती हैं, और वो जिस पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए उस पर भी गुस्सा दिखाती हैं। ऐसा ही सेम इसमें हो रहा है, तो वहां पे भी ग्लूकोकोर्टिकोइड दिया जाता है, स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो ये तो एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये देखो फंगस से प्राप्त करी गई थी, ये कौन, साइक्लोस्पोरिन, इम्यून सप्रेसर ड्रग्स होता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड एलर्जी में, ये जैसे मान लो कई बार ना ये चेहरे पे मुहासे वगैरह हो जाते हैं, तो डॉक्टर, या एलर्जी हो जाती है, डॉक्टर जाके अपने को स्टेरॉइड देता है। तो ज्यादा स्टेरॉइड शरीर के लिए बेटा हार्मफुल होते हैं। देखो स्टेरॉइड हार्मोन नॉर्मली प्रोड्यूस बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो एक होता है रीनल कैल्कुलाई, जिसको तुम पथरी कहते हो, यानी किडनी स्टोन बोलते हो। ऑक्जेलेट क्रिस्टल, अभी अपन ने बात करी ऊपर। तो देखो भाई अब ये होता कैसे, यहाँ पे तो बिल्कुल अपन ने कम लिख दिया। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर मान लो ड्रग्स यूज कर रहे हो, ज्यादा टैबलेट यूज कर रहे हो, विटामिन डी वगैरह जो भी, ठीक है। या फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आलू वगैरह ये नहीं खाना चाहिए, पालक वगैरह ये नहीं खाने चाहिए। तो देखो नहीं खाने चाहिए ये तो गलत है, खाने चाहिए भाई, बहुत ये हेल्पफुल होता है, लेकिन पानी ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, जिससे वो थिकनिंग ना हो, जिसका डिकम्पोजिशन ना हो। अगर वो डिकम्पोजिशन होते हैं तो धीरे 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 एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, और एक रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिसको आप किडनी स्टोन के रूप में बोलते हैं। थिकनिंग हो जाती है भाई उनकी, है ना। तो और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। एक होता है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, अगर मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, तो जो ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिस था, यानी आपका ग्लोमेरुलस था, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ
एंड डैमेज द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। एक होमोस्टेटिस तो अपन पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये टर्म इसने दी थी वॉल्टर कैनन ने दी थी, याद रख लेना। ये रेगुलेशन भी अपन देख चुके हैं भाई। ये एक बार आप फिर से देख सकते हो कि फ्रेश वाटर जो फिश होती हैं उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो देखो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी 300, ठीक है। इनकी स्किन क्या होती है, इम्परमेबल होती है, ठीक है, बाहर की है, ठीक है। तो पानी क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहेगा भाई, वाटर क्या करेगा, इसकी बॉडी के अंदर जाना चाहेगा। तो इसके साथ इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी कि भाई ये कैसे भी करके क्या करो, रिमूव करो पानी को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पानी क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और आयंस क्या करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये आयनों को रोकने के लिए तो क्वेश्चन के में क्या होते हैं, आयनोसाइट होती हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, वाटर एंटर इनटू द बॉडी थ्रू गिल्स, दे लॉस सोडियम प्लस क्लोरीन थ्रू गिल्स डिफ्यूजन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीती हैं। दे प्रोड्यूस वेरी डाइल्यूट यूरिन टू गेट रीड ऑफ एक्स वाटर, यानी भाई बहुत ज्यादा पानी इसको निकालना होता है, क्योंकि पानी बहुत सारा बॉडी में जा रहा है, तो डाइल्यूट यूरिन निकालते हैं ना। द एक्टिविटी इंपोर्ट सोडियम थ्रू आयनोसाइड सेल, तो बेटा देखो आयनोसाइड सेल दोनों में होंगे, ठीक है। मैराइन फिश के साथ उल्टा है, देखो बॉडी की तो 300 है लेकिन बाहर की 1100 है, ठीक है। तो 1100 है तो भाई इसका तो पानी सारा बाहर जाने की कोशिश करेगा, इसके पास भी होंगे, ये तो रिलीज करता है, वो बैलेंस वो वापस से करता है, ठीक है। तो देखो ये एनएस के थ्रू भी क्या करता है भाई, ये आयनों को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, दे लूज वाटर थ्रू देयर गिल्स। सॉल्यूशन क्या है, हाँ यहाँ से ना पानी बार बार निकलने की कोशिश कर रहा होता है गिल्स से, तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो दे विल ड्रिंक वाटर, दे विल ड्रिंक वाटर, वो पानी पीती हैं भाई, क्योंकि पानी की तो कमी है, और जो फ्रेश वाटर आती है वो पानी नहीं पीती है ना। दे साल्ट एंटर इनटू द बॉडी थ्रू वाटर, ठीक है भाई। तो इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, आइनोसाइट्स मिलेंगे, ध्यान रखना है। डाइवेलेंट आयंस रिकवर्ड अलोंग विद फीकल वाटर, भाई इससे भी क्या कर रहे हो, ये रिलीज कर रहे होते हैं ना। द मैराइन फिशेज एक्यूमुलेट यूरिया फलाना डिखड़ा, ये सारी चीजें देख लेना भाई, ये अपन बात कर चुके हैं ऊपर। जैसे ये बात है कि लैंड जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके साथ क्या, देखो लॉस ऑफ वाटर। कंगारू रेट की बात करो तो मैक्सिका में पाया जाता है बेटा, है ना। तो देखो ये कभी भी पानी नहीं पीता जीवन में, है ना, ये जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है। इसका अडेप्टेशन है, इसका अडेप्टेशन क्या है कि जो चीजें ये खाता है ना, जिनसे खाता है वहीं से उनका पानी उसी को यूटिलाइज कर लेता है, वो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनमें जो पानी बचता है उसको भी ये क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, ठीक है। ये सारी बातें अपनी हो चुकी हैं, तो आज के लिए अपना इतना ही, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन। थैंक यू।